हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत सारे तमाम लाखों पतियों की कंफ्यूजन दूर होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है 125 सीआरपीसी। और दोस्तों ये 125 सीआरपीसी के इस पार्ट को अगर आप समझ लेंगे तो आप ये समझो आधी मेंटल टेंशन तो आपकी वैसे ही खत्म हो जाएगी जो हम बिना मतलब अनावश्यक रूप से लिए बैठे हैं। देखिए, एक पत्नी जब अपने मायके जाती है 125 सीआरपीसी का केस आपके ऊपर करती है। प्रॉब्लम ये होती है कि 125 सीआरपीसी के केस में उसने जो स्टोरी लाइन बताई होती है आपके अकॉर्डिंग वो सारी की सारी पूरी कंप्लीट स्टोरी लाइन फेक होती है। उसमें कुछ भी सच नहीं होता, सब कुछ झूठ लिखा हुआ होता है, जिससे कि आप बहुत ज्यादा तनाव में भी कई बार आ जाते हैं और आप शुरू करते हैं यहां से एक अननेसेसरी अनावश्यक प्रक्रिया। वो प्रक्रिया क्या होती है? जो उसने झूठ लिखा है उसको सच साबित मुझे करना है। मेंटेनेंस का केस है भाई, सच साबित करके करोगे क्या? और आपकी सुन कौन रहा? चलो मान लो सुन भी लिया तो क्या उससे ये होगा कि मेंटेनेंस नहीं लगेगा? ये बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं और कई बार उन चीजों को सच साबित करने के चक्कर में हम इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि मैंने देखा कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो रिप्लाई बनाने में 3-3 महीने का टाइम और लाखों रुपए अपने रिप्लाई में लगा देते हैं, 50 जगह कंसल्ट करके रिप्लाई बनाते हैं। जबकि आपको बोला है कि एक बार रिप्लाई बनाए, टू द पॉइंट रिप्लाई बनाए, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेटिस्फाई तो किसी को कोई भी नहीं कर सकता। आप कितना ही उसमें कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, कहीं ना कहीं आपको सिंप्लिसिटी रखनी है चीजों में, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। अब आप कॉम्प्लेक्स कर देते हो इसीलिए परेशानी आती है। भाई उसने एक मेंटेनेंस की पिटीशन दी, आपको पता है उसने गलत लिखा, तो सीधा लिखो ना ये चीज गलत है, मुझे स्वीकार नहीं है, बात हो गई खत्म। अब एक एक पॉइंट, इवन मैंने ऐसे ऐसे क्लाइंट देखे जो एक एक शब्द के पीछे पड़ जाते हैं, एक एक शब्द को पकड़ के बैठ जाते हैं कि इसने ये लिखा, उसका मुझे ये जस्टिफिकेशन देना है, और उसके हर एक शब्द के लिए 2-2 3-3 4-4 पैराग्राफ का जस्टिफिकेशन देते हैं। ये केवल आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और आप खुद को फंसा रहे हो, क्योंकि वो जितना लंबा चौड़ा आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो कल को उसी से क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी आपसे, आगे के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जितना कम से कम बोलोगे उतना फायदे में रहोगे। और ये सब वो करता क्यों है? क्यों अगर मैं इसको ये साबित कर दूंगा तो मेरा मेंटेनेंस नहीं लगेगा। पता नहीं किसने आपके दिमाग में ये बात डाल दी। वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियोज में आपको ये बात समझाई। आज दोस्तों जो बता रहा हूं एक जजमेंट के रेफरेंस पे बता रहा हूं जो भी हाल ही में आया है, बिल्कुल लेटेस्ट, ताजा ताजा। इस जजमेंट में कोर्ट ने इसी प्रकार के मामले को देखा। अब दोस्तों इस मामले के अंतर्गत कोर्ट ने यह पहले क्लियर किया 125 सीआरपीसी के अंतर्गत जो पत्नी है वो अलग रह रही है। कई लोग कहते हैं कि मैंने थोड़ी निकाला, वो खुद से अलग रह रही है, और वो ये कहती है नहीं इसने निकाला तो उसके पास इसका कोई सबूत नहीं है। इस प्रकार की चीजें आती हैं। तो चलो पहले मैं इस मामले का आपको ब्रीफ देता हूं, ये मामला था क्या। इस मामले के अंदर जो है पत्नी ने 125 सीआरपीसी का केस डाला और हस्बैंड ने यह कहा कि भाई उसने रिकॉर्ड पे ऐसा कोई सबूत नहीं डाला कि पति ने उसको निकाल दिया था या उसका अलग रहने का कोई पर्याप्त कारण विद्यमान था। और जो फैमिली कोर्ट थी इसी बिहाफ पर उसने पत्नी की जो 125 सीआरपीसी की पिटीशन थी उसको कर दिया डिसमिस। अब जब वो डिसमिस हो गई तो जो पत्नी थी वो आई हाईकोर्ट में। अब हाईकोर्ट ने जब पूरे मामले को देखा, हाईकोर्ट ने कहा 125 सीआरपीसी की कार्यवाही अलग रहने के पर्याप्त कारण के सबूत पर विचार नहीं करती है। केवल ये देखा जाता है कि जो हस्बैंड है वो भरण पोषण नहीं दे रहा है, भरण पोषण देने से इनकार कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है, तो भरण पोषण लगा दिया गया जाएगा। और इस मामले के अंतर्गत क्या था कि उसको ये तो स्वीकार ही है कि मेरी पत्नी है, तो जब ये स्वीकार है तो भरण पोषण लगा दिया जाएगा। और उसने बोला नहीं जी मैं तो उपेक्षा नहीं कर रहा हूं, मैं तो इनकार नहीं कर रहा हूं, वो माना नहीं गया। तो यानी इन शॉर्ट अगर इस पूरे का कंक्लूजन आप निकालें तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि 125 सीआरपीसी के केस में यदि आप ये स्वीकार कर रहे हो कि मेरी पत्नी है, जो कि आपको करना ही पड़ता है, अगर आप ये स्वीकार कर रहे हो तो जस्ट इतना सफिशिएंट है, आपको कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इतना है तो मेंटेनेंस लगेगा 100% कंफर्म। बहुत ही रेयर केसेज हैं जहां मेंटेनेंस नहीं लगेगा, केवल उस केस में जहां पत्नी आपके इक्विवेलेंट या आपसे ज्यादा कमा रही है और उसकी कमाई का वो रिकॉर्ड फाइल पर है या फिर उसने खुद एडमिट किया हुआ है। दोस्तों केवल ये एक ही कंडीशन है आज के समय पे जहां आप अपना मेंटेनेंस बचा सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी हाथ पैर मार रहे हैं वो केवल आप अपने आप को और ज्यादा दलदल के अंदर धंसा रहे हैं। जितने हाथ पैर आप इस चीज में इसको साबित करने में मार रहे हैं कि उसने झूठ लिखा है ना, उतने हाथ पैर आप इस चीज में मारिए कि हमें उसकी इनकम कैसे साबित करनी है या अपने मेंटेनेंस को कम कैसे करना है। उसका फायदा आपको मिलेगा, ना कि इस बात का फायदा मिलेगा जी उसने लिख रखा। अभी मैं एक मामला देख रहा था, उस मामले में था कि उसकी पत्नी ने बहुत गंदे गंदे इल्जाम लगा रखे थे कि ये गलत पिक्चरें देखता है, गलत ये करता है, गलत वो करता है, और ये नशेड़ी है, और ये इसका भी काम करता है, उसका भी काम करता है। तो इस तरह से इल्जाम थे और वो उस इल्जाम को सोच रहा मेरा पता नहीं क्या हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं होगा। वो इल्जाम जो उसने लगा रखे वो तो उसने पिटीशन में लगा दिया, लगाने दो। अब आप पढ़ गए उसको साबित करने के लिए, ना भाई मैं तो ऐसा काम नहीं करता हूं, मेरे पास तो ये कुछ करना ही नहीं है। सिंपल एक पैराग्राफ लिखना है, जो भी इसने लिखा वर्ड बाय वर्ड सब गलत है, मुझे स्वीकार नहीं है, बात हो गई खत्म। टाइम भी बचाओगे, पैसा भी बचाओगे, मेंटल स्ट्रेस भी बचाओगे। और जितना टाइम बचाओगे उस टाइम को वहां पर इन्वेस्ट करो जहां से आपका मेंटेनेंस कम हो सकता है।
तो दोस्तों इसलिए ये जो लिटिगेशन होती है ना, इस प्रक्रिया में मेंटल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, जो कि आज के समय में देखता हूं अधिकतर लोगों के पास नहीं होती है। वो बेमतलब की चीजों में अपनी एनर्जी और पैसा और टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं और जो टू द पॉइंट की बात है उसको पकड़ नहीं रहे होते। अभी एक मामला था मेरे पास, उस मामले में मैं लड़के की तरफ से था और लड़की जो थी उसने 25,000 रुपीज मेंटेनेंस क्लेम किया हुआ था। मैंने पूरे मामले के अंदर एक चीज को पकड़ के रखा, उसने बहुत एलिगेशन लगाए थे, मेरा इसने जो है गर्भपात करवा दिया, मेरे से दहेज मांगा, मेरे से ये करा, मेरे से वो करा, अनाप शनाप दुनिया भर के एलिगेशन थे। हम किसी भी एलिगेशन पे नहीं गए, हम सिर्फ एक बात पे गए, कोविड के बाद मेरे पास जॉब नहीं थी, एक जगह वर्कर का काम कर रहा हूं, 8,000 रुपये मेरी सैलरी है। उन्होंने बहुत तमाम कोशिशें करी, पता नहीं क्या क्या करा, मेरी बैंक स्टेटमेंट निकाल, मेरी इनकम टैक्स है ITR निकाल, ये कर वो कर, सब कुछ कर लिया। लेकिन दोस्तों मैं अपने स्टैंड पे रहा कि 8,000 रुपये मेरी इनकम है, यही मुझे एडमिटेड है, जो मेरी ITR है ये 3 साल पुरानी है, उसके बाद मेरी जॉब छूट गई थी कोविड के बाद। दोस्तों कोर्ट उससे बाहर जा ही नहीं सकता। जो मेरा मेंटेनेंस लगा वो उस 8,000 के बेसिस पे लगा, 2,000 पर मंथ का मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ। अब मैं कोशिश करता ये साबित करने की, ना जी मैंने तो गर्भपात नहीं कराया, या मैंने तो कोई मारपीट नहीं करी, मैंने तो दहेज नहीं मांगी, मैंने तो इसका सामान, कोई मतलब ही नहीं बनता मेंटेनेंस केस में उसका। वो तो कोई डाइवोर्स का केस आपका चल रहा है, कोई 498 चल रहा है, वहां पे उस चीज को साबित कीजिए। यहां मेंटेनेंस के मामले में इसका क्या मतलब है? कुछ भी मतलब नहीं है। तो यहां तो आप एक चीज पे फोकस कीजिए, मेरी इनकम इतनी है तो इतनी है, और इसी पे आपको आर्ग्यूमेंट करना है, और सामने वाला की कैपेसिटी कितनी है उस पर आपको आर्ग्यूमेंट करना है, इसी से आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो थोड़ा दिमाग लगा करके अगर आप लड़ेंगे, प्रैक्टिकल होकर के लड़ेंगे, तो डेफिनेटली आपको राहत मिलेगी। अगर आप प्रैक्टिकली नहीं चलेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।